Greetings class. Coming to the next chapter of the next unit, capital structure. The capital structure chapter is included in unit number 3 बेटा. इस चैप्टर में से भी आपका एक फुल फ्लेजेड या तो एक थ्योरी या एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में. बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बेसिकली थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर. सो वी आर स्टार्टिंग विद कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर. सबसे पहले बेटा मीनिंग क्या होता है, एक लेमन टर्म में मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. ठीक है. मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर एक फर्म, डेट क्या होता है बेटा, हमने जैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. अ फर्म कैन रेज मनी फ्रॉम डेट एज वेल एज फ्रॉम इक्विटी. डेट इंक्लूड्स ऑल दोज डिबेंचर्स, लोन्स एंड एक्सेट्रा जिनके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं बेसिकली. और इक्विटी क्या होती है बेटा आपकी, इक्विटी मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स प्लस इक्विटी शेयर्स, दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. ओके. अब मैं अगर आपको बोलूं कि अगर एक फर्म सिर्फ डेट से पैसा रेज करे तो कैसा रहेगा, और अगर एक फर्म सिर्फ इक्विटी से पैसा रेज करे तो कैसा रहेगा. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बेटा, अगर मैं सिर्फ डेट से पैसा रेज करती हूँ एज अ फर्म, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि हो सकता है मेरे प्रॉफिट ही इतने ना हो कि मेरा इंटरेस्ट का बर्डन मेरे ऊपर इतना ज्यादा हो जाए कि सो दैट आई एम नॉट एबल टू पे माई इंटरेस्ट ऑन द टाइम. अगर मैंने एक बार भी इंटरेस्ट नहीं पे किया, मेरी कंपनी जो है शट डाउन हो सकती है. ओके. सेकेंड ऑप्शन इज, अगर मैं सारा का सारा पैसा अपना इक्विटी से रेज करूं, सारे के सारे फंड्स अपने इक्विटी से रेज करूं, जो इक्विटी से अगर मैं पैसा रेज करती हूँ तो क्या होगा, मेरा स्टेक डाइल्यूट होने का डर है. ये चीज हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं क्लास, दैट वी हैव डिस्कस इन चैप्टर 1, कि अगर मैं सारा पैसा इक्विटी से रेस करूंगी तो क्या होगा, मेरा स्टेक डाइल्यूट होने का डर है. स्टेक डाइल्यूट होने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुकेश अंबानी अपने सारे के सारे शेयर्स मार्केट में इशू कर दे, तो कोई भी एक उसका कंपेटिटर जो होगा वो बेसिकली आके उसके नंबर ऑफ शेयर, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनको अपने हाथ में ले सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मुकेश अंबानी का स्टेक उसके हाथ से निकल जाएगा. दिस इज नोन एज डाइल्यूशन ऑफ स्टेक बेसिकली. तो इक्विटी सारा का सारा रेस करने में भी प्रॉब्लम है. सो द ऑप्टिमम थिंग इज, इसको बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. अगर मैं बोलूं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स हाउ मच आई नीड टू रेज फ्रॉम डेट एंड हाउ मच आई नीड टू रेज फ्रॉम इक्विटी. ठीक है. अगर मैं बोल रही थी आपसे सारा पैसा डेट से रेज करो तो भी प्रॉब्लम है, सारा पैसा इक्विटी से रेज करो तो भी प्रॉब्लम है. तो देयर शुड बी एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ बोथ. एक प्रॉपर दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए और इक्विटी भी होनी चाहिए. ओके. तभी एक बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में. अब मैं बेसिकली ये बात बोलूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स combination of debt and equity or the amount which I should raise from debt as well as from equity, or there should be proportion of both, कि how much proportion should be raised from debt and how much proportion between should be raised from equity. तो ये basically proportion of debt and equity. मैं बोलूँ कि debt और इक्विटी कितने प्रोपोर्शन में, डेट इज टू इक्विटी कितना है आपका, ये बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा, यू विल बी कमिंग टू नो दिस विद द हेल्प ऑफ चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि कितना पैसा डेट से रेज करूं और कितना पैसा इक्विटी से रेज करूं. अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि आप चलिए ठीक है, जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ते हैं ना बेटा, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर के अंदर हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है. पहली बात, हमेशा पैसा वहां से रेज किया जाना चाहिए जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो. अब आप पूछेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा होता है जो आपको अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न प्रोवाइड करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट इज अ कॉस्ट टू द कंपनी, क्योंकि कंपनी के लिए तो वो कॉस्ट है, कंपनी तो डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी के लिए तो वो कॉस्ट है. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है बेसिकली यहाँ पे, डिविडेंड. तो ऐसे ही अगर मैं डिबेंचर होल्डर्स की बात करूं या फिर मैं लोन्स की बात करूं, तो लोन के ऊपर जो होता है कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो जो इंटरेस्ट है दैट शुड बी मिनिमम. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमको, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है मुझे कि जो आपका डेट, कॉस्ट ऑफ डेट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, दैट शुड बी मिनिमम फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अगर मैं एक शेयर होल्डर, एक डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये मुझे ज्यादा चाहिए. क्यों, अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, ओके, अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो क्या होगा,
मैं उससे रिटर्न ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगी, मीन्स आई वांट मोर डिविडेंड एंड मोर ऑफ इंटरेस्ट। बट एक कंपनी जो होगी वो हमेशा मुझे कम पे करना चाहेगी, क्योंकि जो डेट जो मुझे डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट और जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर जो बेसिकली मुझे डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी चाहेगी वो मुझे उसे कम से कम पे करना पड़े और मैं चाहूंगी मुझे ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़े। बट ये जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, हमें ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हमें एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि डिबेंचर्स और इक्विटी के ऊपर बेसिकली डिबेंचर्स है, ये डेट या जो इक्विटी है, इसके ऊपर जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट शुड बी मिनिमम। तो हमेशा जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है एक कंपनी का, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम, कि जो हमारी जो कंपनी जो पे कर रही है वो कॉस्ट वो मिनिमम होनी चाहिए। सेकेंडली, हमें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो हम पैसा रेज कर रहे हैं फ्रॉम द डेट एंड फ्रॉम द इक्विटी, ये हमारी फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करे। मीन्स जो पैसा हम रेज करेंगे, यानी हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इट शुड बी लाइक दिस दैट इट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आवर कंपनी, हमारी कंपनी की जो वैल्यू को इंक्रीज करे। इट इज ऑल्सो अ गुड, इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारी कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, ये 3 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर। कौन कौन से आंसर्स है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर? 3 आंसर्स यू हैव टू गिव। फर्स्ट इज हाउ मच अमाउंट शुड बी रेज फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी। पहले बात तो आपको ये देखना है कितना पैसा आपको इक्विटी से रेज करना है। दूसरी बात आपको क्या चेक करनी है, हाउ मच शुड बी रेज फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड थर्ड, हाउ मच शुड बी रेज फ्रॉम डिबेंचर्स एंड अदर लॉन्ग टर्म डेट्स। बेसिकली आपके पास 3 सोर्सेज हैं, एक डेट्स हैं आपके पास, चाहे उसमें आप लोन ले लो, डिबेंचर्स ले लो, या फिर आप उसके अंदर प्रेफरेंस, अगर हम इक्विटी की बात करते हैं उसमें प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, और तीसरी वो चीज हमारे पास आती है इक्विटी। तो मोटा मोटा हम जो सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं ना बेटा, लोन को भी एक साइड रख देते हैं, सिक्योरिटीज की जो बात कर रहे हैं, सिक्योरिटीज में सबसे पहले हमें क्या लेना है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड तीसरा डिबेंचर्स, जिसको आप लॉन्ग टर्म डेट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन है कि हमें कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से रेज करना है, दैट वी हैव टू सी। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, सबसे अब ये आप पूरा यू कैन रीड फ्रॉम एनी ऑफ द बुक। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, सी there are the following reasons why capital structure is considered of great significance. First, capital structure determines the cost, the risk assumed by the firm. अब फर्म को कितना रिस्क है ये कौन डिसाइड करेगा, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। मैंने कितना पैसा कौन से सोर्स से रेज किया है, उतना ही मेरे फर्म पे ज्यादा रिस्क है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ज्यादा पैसा इक्विटी से रेज किया और कम पैसा डेट से रेज किया, सो आई एम इनटू मोर रिस्क, बिकॉज हमेशा इक्विटी जो है कंसिडर्ड इज टू बी द रिस्की वन। हमेशा इक्विटी शेयर से पैसा रेज करना सबसे ज्यादा रिस्की माना गया है एज कम्पेयर टू डेट, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, बेसिकली जो सबसे लास्ट में जिनको मिलता है, और अगर कुछ बचा तो ही उनको मिलेगा, नहीं तो उनको नहीं मिलेगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना बेटा, वो कंपनी से बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए जो है कंपनी को उन्हें रिटर्न भी सबसे ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो मोर इज द रिस्क, मोर इज द रिटर्न। तो इसलिए रिटर्न ज्यादा है तो उसके ऊपर हमारा रिस्क भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिटर्मिन्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटर्मिन करता है। मतलब जहां से आप पैसा रेज कर रहे हो, अगर डेट से रेज कर रहे हो या इक्विटी से रेज कर रहे हो, वही तो आपका पता चलेगा कि आपको कितना डिविडेंड या कितना इंटरेस्ट पे करना है। इट मीन्स दैट इज डिटर्मिनिंग योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट इज इट अफेक्ट्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ये क्या होगा कि फर्म में लिक्विडिटी कितनी है और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप पे करना चाहें पैसा अपना रिटर्न पे कर सकते हैं, जब आप उसको रेज करना चाहें तब आप रेज कर सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश पोजीशन। लिक्विडिटी मतलब कैश पोजीशन, इसका मतलब क्या है कि कितनी जल्दी आप अपने शेयर, सपोज करो आपने अगर प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज किया, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप कितनी जल्दी आप रिटर्न कर सकते हैं और कितनी नेक्स्ट टाइम उनसे कितनी जल्दी उसे रेज कर सकते हैं। यानी कि मोर फ्रीक्वेंटली इफ यू आर एबल टू बाय एंड सेल योर सिक्योरिटीज इन द मार्केट, दिस इज नोन एज बेसिकली लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि जब मुझे पैसा चाहिए मुझे तब वो मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज इट अफेक्ट्स द कंट्रोल ऑफ ओनर्स ऑन द फर्म। मतलब जो फर्म के ओनर्स हैं, ओनर्स कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। इट अफेक्ट्स द कंट्रोल ऑफ ओनर्स ऑन द फर्म। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जनरली ओनर्स कहा गया, लेकिन एक्चुअल में आप देखो तो उनके पास सिर्फ वोटिंग राइट्स होते हैं बेटा। जैसे मैंने आपको मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल दिया, अगर मुकेश अंबानी इस तरीके से करेगा कि उतने शेयर जो है सारे मार्केट में फ्लोट कर दे, तो उसकी ओनरशिप उसके हाथ से चली जाएगी। इट मीन्स उसका स्टेक जो है वो डाइल्यूट हो सकता है। तो इट मीन्स इट इज अफेक्टिंग द कंट्रोल ऑफ द ओनर्स ऑन द
फर्म। तो ये क्या है, इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के रिस्क को डिटरमिन करता है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कितना मुझे इंटरेस्ट और डिविडेंड की फॉर्म में पे करना है उसको डिटरमिन करता है। तीसरा, कंपनी के पास लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी उसको डिटरमिन करता है। प्लस ओनर्स का कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा उनके पास उसको डिटरमिन करता है। तो बेसिकली ये 4 चीजें हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को बताती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड यू आर गोइंग टू स्टडी दिस टर्म अगेन एंड अगेन इन द चैप्टर इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो। ओके, तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होता है, ऑप्टिमम मतलब सूटेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है बेटा जो फर्म की वैल्यू को तो मैक्सिमाइज करे। आपको ये 2 चीजें याद रखनी है बेटा। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइजेस व्हाट? फर्म की वैल्यू। जो मेरे फर्म की वैल्यू है इन द मार्केट उसको तो मैक्सिमाइज करे। ये फर्म की वैल्यू क्या होती है आई विल डिस्कस व्हेन आई विल कंप्लीट द थ्योरी पार्ट। इसके बाद या मैं थ्योरी में अगर दोबारा से आएगा तो आई विल डिस्कस, अदरवाइज आई विल डिस्कस इट इन द न्यूमेरिकल पार्ट, कि जो फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करे प्लस जिसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम होनी चाहिए, इसीलिए आई हैव पुट डाउन एरो एरो डाउन साइड एरो। ओके, सो ये क्या है, अगर जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगी वो कम होगी और जिसमें फर्म की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी या सबसे ज्यादा होगी, दैट कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी कंसीडर्ड एज एन एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, टिल नाउ दिस इज अप टू फॉर टुडे ओनली. Features or qualities of optimum capital structure I discuss in the next video beta.